प्रिंट कम्स टू यूरोप पॉइंट का। तो आज हम लोग इसके फिगर डिस्कशन कर लेते हैं, कौन कौन से फिगर आने वाले हैं। तो अगर आप पिक्चर डिस्कशन पे बात करेंगे, पिक्चर डिस्कशन, अब इसमें अगर आप देखोगे आपके बुक का फिगर नंबर 6, क्योंकि देखो 4 का तो कोई इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है, फिगर नंबर 5 का भी उतना वैल्यू नहीं है जितना है फिगर नंबर 6 का। अब हम फिगर 6 के बारे में बात करना स्टार्ट करें। चलो, फिगर 6 में क्या बताया गया है? फिगर 6 में योहान गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बताया है। इसमें बड़े प्यार से तब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से योहान गुटेनबर्ग ने सबसे अर्लीस्ट मॉडल डेवलप किया था। अकेले एक घर में बना रहा था, तो ज़्यादा कुछ तो उसमें इंग्रेडिएंट था नहीं, सबके सब वो क्या कर रहे थे, पहले ही वाले में यूज़ कर रहे थे। इसमें एक लंबा सा हैंडल अटैच किया गया है। अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे उसमें एक लंबा सा हैंडल अटैच किया गया और उसे वो खींचने की कोशिश कर रहा है। इस हैंडल के थ्रू एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वो उस प्लेटफॉर्म से क्या है, अटैच है। जैसे ही आप उस हैंडल को खींचते हुए प्लेटफॉर्म नीचे की तरफ आता है। ये प्लेटफॉर्म किससे जुड़ा है? ऊपर एक स्क्रू से जुड़ा है। ये प्लेटफॉर्म ऊपर एक स्क्रू से जुड़ा है और वो स्क्रू किससे जुड़ा है? हैंडल से। जैसे जैसे हम इस हैंडल को इधर की तरफ खींचते हैं वो स्क्रू नीचे की तरफ, और अगर ऊपर की तरफ ऐसे ढकेलते हैं तो वो स्क्रू ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर या नीचे की तरफ का मूवमेंट किसके थ्रू डिसाइड होता है? हैंडल से। अगर आप हैंडल इधर की तरफ खींचते हो तो स्क्रू नीचे आता है, अगर आप हैंडल इधर की तरफ खींचते हो तो प्लेटफॉर्म ऊपर की तरफ जाता है। अब उसी प्लेटफॉर्म के नीचे हम लोग प्लेटिन लगा देते थे और उसी प्लेटिन के ऊपर हम रखते थे अपना पेपर। क्या रखते थे? पेपर। अब इसमें सवाल ये आता है कई सारे लोगों का कि सर कौन सा हिस्सा मूव करता था, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो नीचे वाला भाई फिक्स होता है, प्लेटफॉर्म। फिक्स इलाके पे हम क्या रखते हैं? पेपर। और ऊपर वाला हिस्सा, जो ऊपर वाला प्लेटफॉर्म है, वो मूव करते हुए आता है। और इस वाले हिस्से में हम क्या लगाते थे? मेटल के ब्लॉक्स, छोटे छोटे लेटर्स जो भी होते थे वो मेटल के ब्लॉक्स इसी में लगाए गए होते थे। रोमन अल्फ़ाबेट्स लगाए जाते थे इसके अंदर, और इसी का यूज़ करके प्रिंटिंग की जा रही थी। अलग अलग वर्ड करने के लिए आपको रोमन अल्फ़ाबेट्स को सजाना पड़ता था और इसी के थ्रू दिखाने को सीखे। फिगर 6 में क्या बताया गया है? फिगर 6 का अगर आप सोर्स मटेरियल खोजोगे तो सोर्स इसका क्या है? तो सोर्स मटेरियल कौन से पॉइंट से निकला है? ये सोर्स क्या है? अगर आप सोर्स खोजोगे तो उसका सोर्स तो पहले मिल नहीं रहा है, तो चैप्टर ए का नाम लिख दो, सोर्स प्रिंट हिस्ट्री। टॉपिक कौन सा हो जाएगा इसका? योहान गुटेनबर्ग्स मशीन। प्रिंटिंग प्रेस, योहान गुटेनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस। ये गुटेनबर्ग की क्या है? प्रिंटिंग प्रेस का एक दृश्य दिखाया गया है कि हाँ योहान गुटेनबर्ग की जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कैसे वर्क करती है। इसमें कोई दिक्कत रहा? सोर्स, टॉपिक, कोई दिक्कत? अब अगला पॉइंट आता है कि इसमें डिसाइड क्या किया है, डिस्कस क्या किया है, या डिस्क्राइब्स अबाउट, डिस्क्रिप्शन। पेंटिंग का नाम जो है गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस है, टॉपिक हमारा योहान गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। कोई दिक्कत रहा? फिगर 6 ये डिस्क्राइब क्या कर रहा है? डिस्क्रिप्शन में इसके क्या आ रहा है? तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला हो जा रहा है, इट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ अर्लीस्ट प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस ये सबसे अर्लीस्ट प्रिंटिंग प्रेस को डिस्क्राइब कर रहा है कि हमारा सबसे अर्लीस्ट टाइप का जो प्रिंटिंग प्रेस था वो कैसे बनाया गया था। इसी मॉडल का यूज करके आने वाले कुछ सालों तक यही चलते रहा था। गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस इसी मॉडल को दिखाने की कोशिश की गई है। अभी हमने आपको बताया ना कि इसमें एक प्लेटफॉर्म होता है, वो नीचे का सॉलिड प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम लोग पेपर रखते हैं, और ऊपर से मूवेबल प्लेटफॉर्म आता है। मूवेबल प्लेटफॉर्म में लेटर सजाए रहते हैं। मूवेबल प्लेटफॉर्म में ही हम अपना खांचा फंसा के रखते हैं, उसी को इंक से लगाया जाता है। जैसे अगर आपको स्टैंप पे इंक लगाना है तो कैसे लगाते हो? ठप्पा मार लगाते हो। अब वो मूव कर रहा है तो हम कैसे लगाएंगे? एक स्पंज भरा होता था, उस स्पंज में इंक भर के, मतलब ऐसे डुबा के, और उस प्लेटफॉर्म के नीचे हम क्या कर देते थे? ऐसे लगा देते थे। प्लेटफॉर्म के नीचे बस इंक ऐसे लभेड़ देते थे, सही मायने में बोला जाए तो। जैसे गाल पे मेकअप का स्पंज से लगाया जाता है वैसे ही उसके नीचे लगा देते थे। क्या कहते हैं? ब्यूटी ब्लेंडर का मदद। हमें नहीं पता था गाइस, आप लोगों को पता होगा तो बताइएगा। तो यहाँ पे ये बना दूसरा पॉइंट। इस प्रिंटिंग प्रेस से एक बहुत ही खतरनाक बात पता चलती है कि ये 250 शीट एक साइड के पेपर को पर आवर छाप सकता था। इट कुड प्रिंट 250 शीट्स ऑन
वन साइड पर आवर। सजावट, डेकोर। तो इसमें कोई दिक्कत था? ये 250 पे। अच्छा सवाल एक नंबर, वन साइड क्यों बोला? इट कुड प्रिंट 250 शीट्स इन 1 आवर। 250 शीट्स वन साइड पर आवर। वन साइड क्यों बोला है? क्योंकि जो भी शीट्स छापी जाती थी एक पार, उनको सूखने के लिए छोड़ा जाता था। अगर आप उसके तुरंत ही अगले पार में छाप दोगे ना, तो उस पार भी उग जाता था। और ये शीट्स पतली होती थी, इसीलिए इस पर मेटल वर्क्स का एक हिस्सा एक साइड छप जाता था, दूसरे साइड छापने के लिए हमें पेपर को भी डेवलप किया जाने लगा। पहले तो सबसे पहला बार तो क्या था रेवोल्यूशन के तौर पर, कि भाई प्रिंटिंग प्रेस लग गई, वही अपने आप में रेवोल्यूशन था। और उसके बाद में आगे जाके बहुत सारे चेंजेस आए। तो इसमें कोई दिक्कत रहा? ये आपका फिगर 6 था, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, आपके बुक में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब फिगर 7 की तरफ चलेंगे हम लोग। अगर आप प्रिंट के पेज डिस्कशन में अगले वाले पे डायग्राम की तरफ चलोगे, तो अगला वाला डायग्राम आपका कौन सा है? फिगर 7। अगर आप फिगर 7 को देखोगे, तो फिगर 7 जो एक्चुअली में है, वो एक टाइटल को डिस्क्राइब कर रहा है। इस वाले में क्या दिया है? पेजेस ऑफ गुटेनबर्ग्स बाइबल। इसका टॉपिक क्या है? पेजेस ऑफ गुटेनबर्ग्स बाइबल। गुटेनबर्ग के बाइबल के पेजेस के बारे में बताया। और इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स भी वही है। अब देखो, मोस्टली इसका सोर्स क्या हो जाएगा? यही होगा, क्योंकि ये जो सोर्स है वो गुटेनबर्ग की बाइबल से ही लिया गया है। लेकिन अगर हमें लिखने को बोल दे यार, बोल दे कि हाँ इस फिगर को डिस्क्राइब करो, तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे? चैप्टर ए का नाम लिखेंगे, क्योंकि आपको तो नहीं ना बताया ये कहाँ से उठाया, तो हम क्या बोलेंगे? प्रिंट हिस्ट्री। हिस्टोरी, वाह! इसीलिए हम कहते हैं हम हिस्ट्री के टीचर हैं। इसीलिए तो अच्छे से नहीं बता पाए। अब पहला सवाल ये आ जाएगा कि ये क्या क्या डिस्क्राइब कर रहा है। देखो, फिगर नंबर 6 जहां बात कर रहा था कि अर्लीस्ट प्रिंटिंग प्रेस कैसे चल रही थी, फिगर नंबर 7 वहां इस बात पर डिस्कशन कर रहा है कि अर्लीस्ट प्रिंटिंग प्रेस ने जो बुक के पेजेस छाप दिए, क्या सब लोग वही पेजेस रख लेते थे? तो जवाब है नहीं। ये जो पेजेस भले ही गुटेनबर्ग की बाइबल में सेम तरीके से छपते थे, बट इनको डिज़ाइन अलग अलग तरीके से किया जाता था। पेजेस भले ही कैसे छप रहे हो, एक फॉर्मेट में, बट इनका डिजिग्नेशन अलग अलग होता था। एक अमीर आदमी उस पेज को लेना चाह रहा है, तो उसकी डिजिग्नेशन उसके हिसाब से होगी। इसको प्रिंट करते टाइम इसके चारों साइड ब्लैंक स्पेस छोड़ी जाती थी। इसके जो लेटर्स होते थे, वो लेटर्स कुछ ऐसे डिजाइन किए गए थे कि ये लेटर खांचों के फॉर्म में होते थे। किसके तरह होते थे? खांचे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे ए ही लिखना है ना, तो मैं ए ऐसे लिख देता हूँ। मुझे ए लिखना है तो ऐसे लिख दूँ। बट गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस बाइबल में ए जो लिखा जाता था, वो कुछ इस फॉर्मेट में लिखा जाता था। मतलब वो अपना अलग तरीके से लिखते थे। वो ए को कुछ इस फॉर्मेट में लिखा करते थे। इसको लिखने के पीछे का मेन मकसद क्या था? ताकि बाकी खांचों में बाद में कलर भर दिए जाएंगे। जो स्क्राइब्स वगैरह लोग होंगे, जो अमीर लोग होंगे, वो स्क्राइब को बिठाकर अपने खांचों को डिजाइन करवाएंगे। अब सवाल ये आएगा बहुत सारे लोगों का कि सर वो कास्ट करके पहले ही खुद ही क्या बनाया था? अल्फ़ाबेट्स बनाया था। तो अल्फ़ाबेट तो ऐसे ठप्पे के फॉर्म में आएंगे ना, उनके बीच में खांचे कैसे डिजाइन होंगे? बाद में थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन में उसने अल्फ़ाबेट्स को भी क्या बना दिया? ब्लैंक स्पेस वाला बना दिया। थोड़े उठे हुए अल्फाबेट इसकी तरह बना दिया। अगर हम इस पे रंग लगा खींचेंगे तो ऐसे 2 लाइनें छपेंगी, तो उसके बीच में जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे 2 लाइनें छपेंगी, और इनके बीच में हम जो कलर चाहे वो कलर भर सकते हैं ना। तो वैसे ही गुटेनबर्ग ने भी अपने लेटर्स कुछ ऐसे बनाए ताकि बाद में उसमें क्या करे जाएंगे? कैलीग्राफिस्टों के द्वारा कलर भरे जाएंगे। इनकी बहुत ही मजेदार बात थी कि जो अमीर लोग थे वो ब्लैंक स्पेसेस के चारों साइड क्या कर सकते थे? अपना कलर्स इलस्ट्रेशन भरवा सकते थे। जो अमीर लोग थे वो अपने कलर्स को हाईलाइट करवा सकते थे। कई सारे होली वर्ड्स जो थे ना, जो रोमन चर्च के या जो बाइबल थी ना, तो बाइबल के कुछ पवित्र शब्द होंगे। जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना, जैसे धर्म बोला गया, हाँ, कर्म बोला गया, फल, ये सब क्या हो गए? तो सब होली शब्द हो गए, पवित्र। वैसे ही इनके टाइम पे भी कुछ पवित्र शब्द हुआ करते थे, उनके भी यहाँ पे कुछ होली वर्ड्स होते थे। तो उन होली वर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए ऐसे अल्फाबेट बनाए गए थे। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला क्या हो जाएगा? It describes about the 180 copies of Bibles
out of which 50 have survived. मतलब 80 जो 180 बाइबल उन्होंने जो छापी थी उनमें से कितनी बची हैं? बस कितनी कॉपीज बच पाई हैं? 50 कॉपी। 50 180 कॉपी उसने छापी थी। हमने बताया था ना कि 180 कॉपी छापने में उसे उतना टाइम लग गया था। और उतने के बाद में भी बस कितनी कॉपीज अभी बच पाई हैं? बस कुछ 50 कॉपीज बच पाई हैं। सबसे अर्लीस्ट प्रिंटिंग जो मॉडर्न प्रिंटिंग की बुक्स है उसकी बस 50 कॉपीज कुछ बच पाई हैं। ये पहला बात तो ये डिस्क्राइब कर रहा है। दूसरा बात यह डिस्क्राइब कर रहा है ऑल्दो भले ही दीज copies are printed by same press, they are not identical. ये सब आइडेंटिकल नहीं है। भले ही एक ही प्रिंटिंग प्रेस से छपी है, एक ही फॉर्मेट से छपे हैं, फिर भी क्या नहीं है? आइडेंटिकल नहीं है। अगल बगल में देखने पे काफ़ी अंतर देखने को मिल जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि कैलीग्राफिस्ट एंड स्क्राइब्स हैव डिजाइंड देम। इनको डेजिग्नेशन दिया गया है। कौन कौन से लोग डिज़ाइन किए हैं? कैलीग्राफिस्ट लोग डिज़ाइन किए हैं इसको। तो हम बोल सकते हैं कैलीग्राफिस्ट have designed them by highlighting the word. Designed them by highlighting the word. हाईलाइट कर करके बनाया है कि हाँ भाई कुछ वर्ड्स को क्या कर दिया गया? हाईलाइट कर दिया गया है। ये जोहान गुटेनबर्ग ने लेटर्स को कैसा बनाया था? ब्लैक के फॉर्मेट में छापा था कि भाई मैंने खांचा बना दिया है, अब इसमें तुम अपने मर्जी से कलर भरते रहो, कोई दिक्कत रहा? ये जोहान गुटेनबर्ग का फिगर नंबर 7 समझाया दिया है हम प्रिंटिंग कल्चर का। अब आपने फर्स्ट फिगर में क्या समझा कि वो प्रेस कैसे काम करती है। सेकंड फिगर में क्या समझा कि वो जो पेपर बने थे वो पेपर कैसे आगे जाके बढ़े। और थर्ड फिगर में यानी अगला वाला जो फिगर 8, इसमें हम ये समझेंगे कि अब प्रिंटिंग प्रेस मॉडर्नाइज कैसे हो गई। ये प्रिंटिंग प्रेस मॉडर्नाइज कैसे हो गई? कोई दिक्कत रहा? उधर नहीं समझा रहे। अगर फिगर 8 को समझना स्टार्ट करोगे तो फिगर 8 थोड़ा सा मॉडर्नाइज वर्जन है। देख फिगर 7, 6 ये दोनों गुटेनबर्ग का है जो 15th सेंचुरी के टाइम का है, मिड 15th सेंचुरी 15वीं शताब्दी और उसके मध्य का। ये जो फिगर है वो 16th सेंचुरी यानी कि 1500 के आसपास का। 1550 के टाइम तक तो आपने पढ़ रखा है कि 200 मिलियन कॉपीज क्या रही थी मार्केट में घूम रही थी बुक्स की। तो मतलब प्रिंटिंग अपने कहाँ पहुँच चुका था? सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे। तो कहने का मतलब है कि फिगर 8 का जो सोर्स है वो भले ही हमारा प्रिंट हिस्ट्री है, यही वो है। टॉपिक इसका क्या हो जाएगा? प्रिंटर्स वर्कशॉप। सर इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? इसका डिस्क्रिप्शन बस एक लाइन का है। क्या डिस्क्राइब कर रहा है? इट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग इन 16th सेंचुरी। ये प्रिंटिंग की प्रोसेस को 16th सेंचुरी में समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप फिगर के सबसे शुरुआती एंड में देखना स्टार्ट करोगे, सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको 2 लोग बैठे हुए दिखाई दे जाएंगे। जो लोग क्या कर रहे हैं? जो इन पेजेस को प्रूफ रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इन पेजेस को प्रूफ रीड, अगर आप फिगर नंबर को ध्यान से देखोगे, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉर्नर में 2 लोग बैठ के क्या कर रहे हैं? कॉर्नर में 2 लोग बैठे हुए हैं, ये बनी बनाई बुक को प्रूफ रीड कर रहे हैं। पूरी जो बुक बन गई है, बन चुकी है, उस बुक को क्या कर रहे हैं? प्रूफ रीड कर रहे हैं। प्रूफ रीड करने का मतलब समझते हो? गलतियां कहाँ हैं उसे खोज रहे हैं।
प्रूफ रीडिंग का उसी को कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर उसी के सामने इस पर आपको कुछ लोग दिखाई दे जाएंगे सामने की तरफ कुछ लोग ऐसे जो घर के शेप में, ऐसे छत के शेप में बनाए और उसमें एक पार एक बैठा एक पार एक बैठा और वो लोग लेटर सजा रहे हैं, यानी ये लोग वो हैं जो वुड ब्लॉक को सजा रहे हैं या मेटल ब्लॉक को सजा रहे हैं। ये मेटल ब्लॉक कैसे कौन सी जगह फिट होगा उसको सजाने की जिम्मेदारी यहाँ पे रखी गई है। कोई दिक्कत, तभी तो फ्रेम सेट होगा तभी ना नेक्स्ट पेज छपेगा, इसमें थोड़े ना छपेगा, इसी में छप, ये सजाएंगे, ये फ्रेम सजा रहे हैं। जैसे इसको काम दे दिए कि तुम फ्रेम सजाओ, हम उधर प्रिंटिंग कर रहे हैं, हम भले ही ऐसे प्रेस खींच खींच के प्रिंटिंग कर रहे हैं, बट हम एक ही पेज ना प्रिंट करेंगे, अगला पेज के लिए हम फिर बैठ के सजाएंगे क्या? नहीं, इसको जिम्मेदारी दिया गया कि अगला पेज सजाएगी, उसको जिम्मेदारी दिया गया कि वो उसके अगला पेज सजाएगी। हाँ, तो इसी को इसमें ये लोग कंपोजिंग कर रहे हैं, वर्ड्स को सजा रहे हैं, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को सही कर रहे हैं। फिर आप वहाँ पे सामने देख सकते हो प्रिंटर्स, जो लोग प्रिंटर है उसमें एक बंदा जो है वो क्या कर रहा है, हैंडल खींच रहा है, लीवर पुली खींच रहा है, दिखाई दे रहा है, और दूसरा बंदा पेपर कलेक्ट कर रहा है, उसी के पीछे लगा हुआ है, वो पेपर लगाना, उसका काम क्या है, पेपर लगाना, फिर पेपर को हटाना, पेपर लगाना, पेपर हटाना। और यहाँ पर आपको दो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, दोनों पेज ले लेकर ये लोग एक्चुअली में बुक को बाइंड कर रहे हैं, ये लोग बुक को बांध रहे हैं, पेजेस को लेकर काट रहे हैं। जो पेजेस टेढ़े मेढ़े होंगे उनको छांट देंगे, जो सीधे पेजेस आ रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं, काट के बुक का फॉर्म दे रहे हैं, काट के उसे बाइंड कर रहे हैं। तो एक ही वर्कशॉप के अंदर आपको सभी चीज़ें दिखाई दे जा रही हैं, एक ही वर्कशॉप के अंदर आपको सब चीज़ें होते हुए दिखाई दे जा रही हैं कि प्रिंटिंग कहाँ पे हो रहा है, एडिटिंग कहाँ पे हो रहा है, कंपोजिंग कहाँ पे हो रहा है, प्रूफ रीडिंग कहाँ पे हो रहा है। हाँ, सबका सब आपको एक ही फॉर्मेट में देखने को मिल जा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत रहा? ये सारे के सारे फिगर समझ में है, 6, 7, 8, ये तीनों फिगर काफ़ी ईजी थे। और इसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया फिगर कौन सा है जानते हो? फिगर नंबर 8, फिगर 8 डिस्क्राइब करिए, पूरे पिक्चर को डिस्क्राइब करिए। हाँ, बस यही एक लाइन में हम बोल सकते हैं, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग इन अर्ली सेंचुरी इन विच इन अ वेयर हाउस वी कैन सी ऑल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन वेयर वी कैन सी द प्रिंटिंग, कंपोजिंग, एडिटिंग एंड क्या नाम थी उसका, क्या नाम था उसका? हाँ, प्रूफ रीडिंग। सारी की सारी पोजेस एक ही जगह पे हो। कोई दिक्कत रहा? फिगर समझ में आया? तो अब अगला चैप्टर जो रहने वाला है उसमें हम लोग प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट पढ़ेंगे। यही शायद हमारा आखिरी पॉइंट हो।